नमस्कार मित्रों, श्री गणेश आईएएस में आप सबका स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज़ जो अभी तक हमने 2 वीडियो करी थी को आगे को कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक आता है इसका नाम है गोल्डन लंगूर, है ना। तो इसको घी सुनहरे लंगूर भी कहते हैं। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक एंशियंट वर्ल्ड मंकी फैमिली है। जो दिस लंगूर इज़ वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन इंडिया। और ये जो आपका है ये आपका इंडेंजर्ड है आपके इंडिया में, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया है। और ये कहाँ मिलता है, तो ये स्मॉल एरिया इन वेस्टर्न असम वाला जो एरिया है और एंड इन द फुट हिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स ऑफ नेबरिंग भूटान। मतलब असम और ये आपका भूटान से जो लगी हुई बाउंड्री है ना, वहीं पे मिलता है, ठीक है। ये शेड्यूल 1 आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है, ठीक है जी। और ये जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के हैं और IUCN की लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है। साइट्स अपेंडिक्स में भी ये पार्ट आता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स 1 में साइट्स का आता है। तो ये याद रखना आपका, ये आपका जो गोल्डन लंगूर है इसको, ठीक है। तो ये याद रखना, ये असम में मिलता है, ठीक है। और सिर्फ इंडिया में सिर्फ मात्र असम में मिलता है और बॉर्डरिंग एरिया के ये भूटान वाले बॉर्डरिंग एरिया पे। अब नेक्स्ट आता है पेंगुलिन। पेंगुलिन भी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि पेंगुलिन्स की काफ़ी पोचिंग होती है। पेंगुलिन को इसका जो पेंगुलिन की जो मेन फीचर्स है कि पेंगुलिन जो है समटाइम्स टेकन फॉर अ रेप्टाइल बट इट इज़ अ फ्लैकी स्किन्ड एनिमल है। मतलब स्केल होते हैं इसके ऊपर, जैसे ये जो है ना स्केली टाइप का, छोटे छोटे ऐसे स्केल्स बने होते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका, जब इसको लगे कि कोई इसको मार रहा है ना, तो ये घूम के बिल्कुल बॉल की तरह सेव अपना हो जाता है। जैसे सपोज करो ये अगर है तो ये बिल्कुल ऐसे गोल घूम जाएगा, ठीक है जी। अगर उसको लगे कि खतरा है तो द पेंगुलिन इज समटाइम्स मिस्टेकन फॉर अ रेप्टाइल बट इट इज़ अ फ्लैकी स्किन मैमल है होता है एक। और ये क्या है भाई, मैमल है। अगर आ जाए कि मैमल है कि नहीं है तो याद रखना ये एक मैमल है ये, ठीक है। देर आर 8 स्पीसीज ऑफ पेंगुलिन फाइंड इन द 2 कंटिनेंट्स। तो 8 स्पीसीज पेंगुलिन की मिलती है 2 कंटिनेंट पे, ठीक है। और ये वल्नरेबल भी है एज वेल एज क्रिटिकल इंडेंजर्ड भी है। तो ये जो चाइनीज़ पेंगुलिन है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है और इंडियन पेंगुलिन है ये आपका सिर्फ इंडेंजर्ड है। तो इंडियन पेंगुलिन इंडेंजर्ड है, ये याद रखिएगा। इंडियन पेंगुलिन इज़ ओनली इंडेंजर्ड बट चाइनीज़ याद रखना, चाइना वाले बहुत जंगली जानवरों को मारते हैं। कोई भी वो तो मतलब डोमेस्टिक एनिमल को भी मार देते हैं, ठीक है। कुत्ते को भी खा जाते हैं वो। खैर वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। बस याद रखना कि जो इंडियन पेंगुलिन है ये आपका इंडेंजर्ड है। और एक और चीज़, ये जो पेंगुलिन का है इसका एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें दिखाता है कि एक टाइगर जा रहा है पेंगुलिन को पकड़ने। वो बिल्कुल गोल से घूम जाती है और टाइगर बेचारा खूब खेलता है, अंत में थक के चला जाता है। तो शेड्यूल 1 है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। और ये प्रोटेक्टेड एनिमल है। इन जून 2020 में पोचिंग एंड स्मगलिंग ऑफ पेंगुलिन्स वेर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन चाइना। तो ये इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था कि चाइना में इसको कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आप पोचिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्मगलिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से इट इज़ हंटेड फॉर द स्केल, जो उसका जो स्केल होता है, जो स्केल जैसा जो गोल गोल ऐसे होता है उसके शरीर के ऊपर, इसके लिए उसको मारते हैं और इसके मीट के लिए उसको मारते हैं, ना। तो लोग इसका मीट खाना भी पसंद करते हैं। ओके गाइस, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है इसमें मतलब कि फैक्ट्स अबाउट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस। जैसे कहते हैं कि जो इंडियंस हैं नॉर्दर्न साइड के, वो दे आर बिलोंग टू द आर्यन रेस। तो इसके बारे में किसकी क्या क्या मतलब ओपिनियन रहा है। तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक रह रहे हैं, तो तिलक साहब कहते हैं कि जो आर्यंस थे ये आर्कटिक रीजन से आए थे, है ना। तो ये आता है। विलियम जोन्स कहते हैं कि यूरोप से आए थे। मैक्स मुलर कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आते हैं, ठीक है। तो ये मैक्स मुलर का था। स्वामी दयानंद जी, ठीक है, ये बताते हैं कि तिब्बत से आते हैं। तो स्वामी दयानंद वाला याद रखना, ये तिब्बत से बताते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो ब्रैंडस्टीन है ये बताते हैं कि आपके सदर्न रसिया से हैं, ठीक है, ये बताते हैं आपका। पी गाइल्स हैं ये कहते हैं हंगरी से आते हैं, ठीक है। नेहरिंग एंड गार्डन ये कहते हैं सदर्न रसिया से आते हैं, रसिया से आते हैं। अविनाश डॉक्टर संपूर्णानंद ये लोग कहते हैं कि सप्त संधव प्रदेश से हम आए हैं, ठीक है, सप्त संधव प्रदेश से। गंगानाथ झा कहते हैं कि हम ब्रह्मऋषि कंट्री से आए हुए हैं, ठीक है, मतलब आर्यन है।
हम मतलब आर्यन, आई एम नॉट सेइंग लाइक मी, मतलब एनी बडी कैन, ठीक है। DS त्रिवेदी कहते हैं कि देविका मुल्तान से आए हैं। और केडी काल कहते हैं कि आर्यंस कम फ्रॉम द कश्मीर एंड हिमालयन रीजन, ठीक है। रोडस कहते हैं कि बैक्ट्रियन रीजन से आए हैं, बैक्टीरिया। और पेनका जो हेड होता है वो कहते हैं कि जर्मनी से आए हैं। तो मतलब अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, ये आगे वाले 4 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैक्स मूलर कहते हैं कि भाई सेंट्रल एशिया से, ठीक है। विलियम जोन्स कहता है कि यूरोप से आए हैं। और ये जो है आपके ये कहते हैं, सॉरी, यस, और आपके तिलक साहब कहते हैं कि आर्कटिक रीजन से आए हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है कि मेजर रिवर्स ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में कौन कौन सी मेजर रिवर्स थी। तो इसमें कुभा है, इसको काबुल भी कहते हैं। सुवास्तु है, इसको स्वात रिवर कहते हैं। कुरभु मतलब ये एंशियंट नेम है, लेफ़्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला ये एंशियंट नेम हुआ, और ये अभी मॉडर्न नेम हुआ, ठीक है। तो वितासा कहते हैं आपको, वितास्ता झेलम का, तो ये थोड़ा सा याद करने वाला है चीज़, ठीक है, झेलम का। उसके बाद से चेनाब को अस्किनी कहते हैं, ठीक है, चेनाब को अस्किनी कहते हैं। रावी को परुसनी कहते हैं, रावी परुसनी। विपासा व्यास रिवर को, ये सबसे आसान है याद करने वाला, शतुद्री सतलज। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे शतुद्री और ऐसे सतलज, ठीक है। गंडक को संदीरा, ठीक है, दृष्ट। फिर उसके बाद से दृष्टवती जो है, घग्गर रिवर को दृष्टवती कहते हैं। सुषुष्मा है आपका सोहन रिवर का नाम। और मरु वृद्धाना ये आपका मरु वर्मन है, तो मरुद वृद्धा को मरु वर्मन कहते हैं। तो एंसेंट में इसमें इंपॉर्टेंट है, तो कुबा काबुल वाला, वितस्ता झेलम, ठीक है, मतलब झेलम वितस्ता, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, वितस्ता क्या है, झेलम है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका। उसके बाद से ये परुष्णी, इसमें आर याद रखना है इसका कीवर्ड, की परुष्णी में आर है तो रावी रिवर हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आता है कीवर्ड्स एंड देयर यूज इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र का नाम लिया गया है 250 बार, है ना। उसके बाद इग्नि मतलब अग्नि है, ये इंपॉर्टेंट डेटीज़ मतलब कि इनके रैंक के हिसाब से इनका मतलब सबसे ज़्यादा कौन से उसमें पॉपुलर थे, या सबसे ज़्यादा कौन से पावरफुल डेटी थे, मतलब कौन से पावरफुल देवता या देवी थी। तो अग्नि आते हैं दूसरे स्थान पे 200, इनको 200 बार इनका नाम लिया गया है। वरुण का 30 बार, और जन जो शब्द है, तो जन का शब्द 275 बार लिया गया है। फादर का लिया गया है 335 बार, है ना। तो मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी को ये भी बताता है। विष जो है आपका ये 171 बार लिया गया है। वर्ण 23 बार लिया गया है। ग्राम 13 बार लिया गया है। ब्राह्मण 15 बार, क्षत्रिय 9 बार, वैश्य 1 बार, पृथ्वी 1 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, विद्वत जो आपका 122 बार लिया गया है, ठीक है। और गंगा 1 बार नाम लिया गया है। यमुना का 1 बार नाम लिया गया है। सोम देवता का नाम 144 बार लिया गया है। राजा का 1 बार नाम लिया गया है। यमुना का 3 बार नाम लिया गया है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का नाम 24 बार लिया गया है। विष्णु का नाम 100 बार है, विष्णु का भी नाम है 100 बार। फिर रुद्र का नाम आपका है 3 बार, ठीक है। तो सोम देवता का 144 बार नाम है। तो ये सोम देवता क्या आपको पता है किस लिए फेमस है? सोम देवता, ये जो सोम रस होता है ना, मतलब अल्कोहल, उस टाइम का जो अल्कोहल बिवरेजेस होते हैं, तो जब ये लोग पब्लिक गैदरिंग होती होगी, जब कम्युनिटी गैदरिंग होती होगी, तो साथ सब लोग आपस में मिल के सोम रस का सेवन करते होंगे। तो ये बात हुआ। अब आता है, बात करते हैं गुप्त एम्पायर के बारे में। थोड़ा छोटा सा डिटेल है, जो फैक्चुअल डेटा है, बार बार पेपर में आ जाता है। तो जो श्री गुप्त है, ठीक है, जो कि नॉट अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट राजा, ठीक है, रूलर, उसको आदि राज्य महाराज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो घटोत्कच गुप्ता है, ठीक है, इसने महाराज की टाइटल ली थी, घटोत्कच गुप्त। चंद्रगुप्ता वन, ठीक है। अब ये चंद्रगुप्ता वन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको कहते हैं कि ये है आपका रियल फाउंडर ऑफ आपका गुप्ता संवत, ठीक है। और इसने गुप्ता एम्पायर का, इसको गुप्ता संवत भी इसने स्टार्ट किया था 319 AD, ठीक है। और इसने टाइटल लगाया था महाराजाधिराज का। तो आदिराज या महाराज, ये श्रीगुप्त लगाया था। आदि मतलब पुराना, तो पहले यही था, इसलिए इसका श्रीगुप्त नाम था। और घटोत्कच जो है ये मिडिल था, तो इसको महाराजा कर लीजिएगा। अब महाराजाधिराज थोड़ा इसका और बढ़ गया, किसका? तो चंद्रगुप्त वन का।
समुद्रगुप्त को आपको कहते हैं कि ये जो है आपका ये इसको प्रकारमंक या श्री विक्रम या नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वॉर वगैरह में करने में आगे व्यक्ति था समुद्रगुप्त। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद से चंद्रगुप्त टू सेकंड आता है, ये अपने आप को विक्रमादित्य भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, और इस टाइम कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ जो गुप्ता पीरियड है ये स्टार्ट हुआ था, और इसी टाइम ये फाहियान जो है घूमते फिरते आया था। ठीक है, चाइनीज़ ट्रेवलर। ठीक है जी। उसके बाद से कुमारगुप्त एक है, इसने फाउंडेशन रखी थी गुप्ता, इसकी गुप्ता नॉट गुप्ता, इसने सॉरी कुमार गुप्ता ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी का इसने फाउंडेशन रखा था। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का ये फाउंडर है आपका कुमार गुप्त वन। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त वन, ये आप इसको कर्मादित्य भी कहता था, और इसी के टाइम इन्वेजन हुआ था हुन्स का। ठीक है, हुना जो है इसी के टाइम अटैक किए थे, और ये लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी भी था। ठीक है, पुरुगुप्त उसके बाद आता है, मतलब लास्ट जो रियल रूलर था वो स्कंदगुप्त था, और इसके टाइम से ही हुना जो थे उन्होंने इन्वेजन शुरू किया। उसके बाद पुरुगुप्त हुआ, फिर कुमारगुप्त टू हुआ, फिर बुद्धगुप्त। कुमारगुप्त टू ने थोड़ा बहुत कोशिश की थी बट अगेन ही वाज अनसक्सेसफुल। बुद्धगुप्त, उसके बाद से नरसिंहगुप्त जो बाल आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद से भानुगुप्ता, फिर वैन्यगुप्त, फिर कुमारगुप्त तृतीय, और फिर विष्णुगुप्त। ये होते हैं 15वें। इसके बाद से ये इनका 15वां गुप्ता एम्पायर चलता है, तो ये याद रखिएगा। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, यानी कि नवरत्न ऑफ द चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता टू के टाइम ऐसे हुआ था कि गोल्डन पीरियड कह रहा था, गोल्डन पीरियड चल रहा था हर चीज़ में, मतलब आर्ट एंड लिटरेचर में तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन मतलब पीरियड चल रहा था। तो ये बात होती है आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो इसके जो 9 रत्न थे उसमें एक जो प्रथम जो 9 रत्न था उसका नाम था छेपक। तो छेपक जो था वो एस्ट्रोलॉजी के लिए फेमस था। ठीक है, छेपक वॉज फेमस फॉर एस्ट्रोलॉजी। धन्वंतरी मतलब चिकित्सा के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए। कालिदास तो ड्रामा एंड पोएट्री आप सबको याद होगा। तो इसमें क्या छेपक याद रखना, ये आपका एस्ट्रोलॉजी के लिए था, और धन्वंतरी जो थे वो चिकित्सा के लिए थे, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए थे। अमर सिंह शब्दकोश रचना, अमर कोश है ना, ये डिक्शनरी और क्रिएशन के लिए। उसके बाद से वराहमिहिर, ये एस्ट्रोनॉमी के लिए थे, है ना, तो वराहमिहिर का नाम याद रखना, ये एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस थे। उसके बाद आते हैं वरुचि। तो वररुचि जो है, रुचि नामक आपने ग्रामर पढ़ी होगी, तो ये व्याकरण के लिए थे। उसके बाद आता है शंकु था आर्किटेक्चर के लिए। उसके बाद आता है बेताल भट्ट, ये जादू के लिए फेमस थे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हरिसेना। तो हरिसेना आपके पोएम लिखते थे ये। ठीक है, तो दीज आर द 9 नवरत्नास ऑफ द इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता टू। तो छेपक यानी कि ज्योतिषी का, वराहमिहिर का एस्ट्रोनॉमी, शंकु का आर्किटेक्चर, वरुचि का ग्रामर, एंड बेताल भट्ट का मैजिक, और हरिसेना का पोएम। और कालिदास तो वर्ल्ड फेमस व्यक्ति, ड्रामा एंड पोएट्री के लिए फेमस थे। और अमर सिंह अमर हो गए डिक्शनरी क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो गुप्त काल में होता क्या था कि जो गुप्ता पीरियड में व्हेन वी आर गोइंग टू सी, तो यहाँ पे कहते हैं कि आयरन क्राफ्टमैनशिप यानी कि लौह शिल्पकारी, इसका अद्भुत नमूना दिल्ली के कुतुब मीनार के पास मेहरौली लौह स्तंभ है। 4वीं शताब्दी में बने इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। विडंबना ही है कि गुप्त काल के बाद भारतीय कारीगर इस ज्ञान को आगे विकसित क्यों नहीं कर सके। ठीक है, तो ये आपका है ये वंडरफुल स्पेसिमन ऑफ आयरन क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द गुप्ता पीरियड इज़ इन द मेहरौली आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली। जब आप कुतुब मीनार विजिट करेंगे तो यू कैन सी द मेहरौली का ये पिलर। दिस आयरन पिलर built in the 4th century has not rusted till date. Ironically, Indian artisans from the post-Gupta period could not develop this knowledge further. ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अच्छा, इसको किसने लाया था, मतलब ये तो दूसरी जगह था, तो कौन यहाँ पे लाके इसको कुतुब मीनार में रखा था? इफ़ एनी बडी नोज प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। अब नेक्स्ट आता है ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। तो मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा एंड देयर ऑथर्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, तो दूसरा जो मंडल था इसको गृत्समद ने लिखा। ठीक है, इसके ऑथर थे गृत्समद। तीसरा मंडल के थे विश्वामित्र, तो विश्वामित्र का नाम ज़्यादा आता है। ठीक है,
क्योंकि इसी में गायत्री मंत्र भी है, ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये थर्ड मंडल आपका विश्वामित्र का है। चौथा मंडल आपका वामदेव का है। पांचवा मंडल आपका अत्रि का है। छठा मंडल आपका भारद्वाज ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि भी बहुत नामी जामी हैं। सातवें मंडल वशिष्ठ ने लिखा था, ठीक है, सातवां मंडल किसने लिखा, तो वशिष्ठ ने। और आठवां मंडल आपके कण्व और अंगिरा ने लिखा था, तो कण्वा एंड अंगिरा। तो दूसरा मंडल गृत्समद, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थर्ड मंडल विश्वामित्र और छठा, मतलब ऐसे याद रखना, तीसरा विश्वामित्र और छठा भारद्वाज लिखे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा 1 2 3 भी याद आ जाएगा ना। तो अगर सपोज करो मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिर अगर कौन सा ट्रू है कौन सा रॉन्ग है, तो उसमें हमें काफ़ी बेनिफिट कर देता है इससे चीज़ें। अब बात करते हैं वैदिक गॉड की, ठीक है, यानी कि वैदिक देवताओं की। तो उसमें मरुत आते हैं, इनको कहते हैं कि ये आंधी तूफान के देवता हैं, है ना, मरुत, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, मरु में आंधी तूफान आती है, और तो ये गॉड ऑफ स्टॉर्म इनको कहते हैं। उसके बाद सरस्वती, ये हैं रिवर सरस्वती देवी, ठीक है, ये नदियों की एक तरह से देवी हैं, ठीक है। पूषण, ये हुए पुष्पों के देवता, गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और सुद्रा इन बताते हैं कि पोस्ट वैदिक में। अरण्यानी, ये होते हैं आपके, ये जंगल की देवी हैं, अरण्या यानी, ठीक है। तो अरण्या यानी जंगल की देवी हैं। यम है, ये तो पता है, यम ही है हम। तो यम है आपके गॉड ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के देवता। मित्र है आपके शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता, ठीक है, तो गॉड ऑफ ओथ एंड प्रॉमिस। तो मित्र याद रखिएगा, तो मित्र के साथ प्रतिज्ञा करते हैं ना, उस टाइप से प्रॉमिस करते हैं मित्र के साथ, तो ऐसे उसको याद रखना, मित्र को प्रॉमिस करते हैं। अश्विन जो है ये चिकित्सा के देवता हैं, यानी कि गॉड ऑफ मेडिसिन। तो अश्विन आपके हो गए गॉड ऑफ मेडिसिन। सूर्य यानी कि जीवन दाता, भुवन चक्षु, गिवर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो भुवन चक्षु आपको सूर्य को कहते हैं और ये जीवन दाता हैं। उसके बाद से आता है त्वसक्षा। तो ये जो त्वसक्षा है ये आपके मेटल्स के देवता हैं, है ना, मेटल्स के भी देवता हैं जिनका नाम है त्वसक्षा। उसके बाद आता है अर्स, अर्स है ये गॉड ऑफ मैरिज, है ना। तो आर्स जो है ये इनको विवाह के और संधि के देवता भी कहते हैं। उसके बाद से विवाहसवान, व्यवसतान, ये हैं आपके देवताओं के जनक, यानी कि फादर ऑफ गॉड्स, इनका नाम है व्यवसतान, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल, हाईली फैक्चुअल डेटा है, तो ये याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है कि टुंड्रा बायोम। ये टुंड्रा बायोम क्या होता है और किस तरह का इसमें वेजिटेशन है, क्लाइमेट किस टाइप की होती है और उसमें कौन कौन से क्रिएचर्स मिलते हैं। तो टुंड्रा बायोम, जैसे ये एक बायोम होता है, तो ये जो आपका बायोम है ये एक्सट्रीमली कोल्ड पोलार एंड सब पोलार रीजन्स पे मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है, जहाँ पे एक्सट्रीमली क्या हो, कोल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो, और सब पोलार रीजन्स में मिलता है। तो पोलार रीजन्स आपको पता है कहाँ है, तो ये मिलता कहाँ है, नॉर्थ पोलार में, यूरोप, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ठीक है, इसके कुछ हाई माउंटेन्स रीजन हैं, तो स्नोवी माउंटेन्स रेंजेस हैं, जैसे कि हिमालय में है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्वे में है। तो नॉर्वे में है आपका, याद रखना, हाई माउंटेनस रीजन। और फिर हिमालयन के जो टॉप मोस्ट जो ग्लेशियर होता है वहाँ पे भी मतलब टोंड्रा टाइप का थोड़ा सा मिलता है क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद से जलवायु कैसे है, तो भाई तो यहाँ पे सीवियर कोल्ड मिलता है, ठीक है, और स्नो स्टॉर्म्स भी आते हैं, स्नो मेल्ट होता है समर में, आजकल मेल्टिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और रेनफॉल जो होता है लेस देन 10 टू द आपका 10 सेंटीमीटर आपका इन समर होता है, 10 टू, ठीक है, तो ये याद रखना आप, ठीक। क्रिएचर्स कैसे मिलते हैं यहाँ पे, तो भाई जैसे रेनडियर मिल गया, बियर्स मिल गए, फॉक्सेस मिल गए, सील्स मिल गए, वेल्स मिल गए, ठीक है। और ये काफ़ी लाइट एंड वाइट में होते हैं, ठीक है, वाइट होते हैं ताकि दूर से ही बर्फ़ में ये वहाँ का जैसे इन्वायरमेंट होता है तो अडेप्टेशन की वजह से वो वाइट हो जाते हैं, ठीक है। वाइट होने से वो दिखते भी नहीं, तो कोई इनका शिकार भी नहीं कर पाएगा। अब आते हैं मेडिटेरियन बायोम की। तो मेडिटेरियन बायोम कहाँ है, ये 30 टू 45 डिग्री लैटीट्यूड्स पे मिलता है, बोथ हेमिस्फेयर पे। तो ये याद रखना है, 30 टू 45 डिग्री लैटीट्यूड में दोनों हेमिस्फेयर पे, यानी कि नॉर्दर्न पे भी एंड सदर्न पे भी, दोनों हेमिस्फेयर पे ये मिलता है।
ठीक है। अब इसकी जलवायु कैसी होती है, तो अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ पे आपका जो इसका जो 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है। और समर एंड विंटर आर द मेन सीजन होते हैं। द विंटर सीजन इज़ ह्यूमिड एंड कूल, तो विंटर सीजन यहाँ का ह्यूमिड और कूल होता है। ठीक है। टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस और रेन आपका होता है 75 सेंटीमीटर। तो मेडिटेरेनियन बायोम में आपको जो नोड्यूलर ट्री मिलते हैं, यानी कि मोटी खाल और पत्तियों वाले गंठदार वृक्ष, इसमें आपके ओलाइव, पीक, पाइन, फर, ग्रेप्स, फिग्स, ठीक है, और ये आपका बिर्च, पाइन, ये सब मिलता है। और यहाँ पे वाइन भी सबसे ज़्यादा बनता है इस क्लाइमेट में, है ना, बिकॉज ये यहाँ पे ये पाइन और ये आपका क्या कहते हैं, ग्रेप्स वगैरह ज़्यादा होता है, फिग्स वगैरह, तो शराब ज़्यादा बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जीव क्या क्या मिलते हैं, तो एक तो अंगूरा गोट मिल जाता है, जिससे हम स्वेटर आपने पहना होगा या फिर वुलन क्लॉथ। उसके बाद से मरीनी शिप हो गई, कंगारू हो गए, डियर हो गए, ये सब क्रिएचर्स वहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें अगर वेजिटेशन की बात करते हैं तो नोड्यूलर ट्री यानी कि मोटी खाल वाले पत्तियों वाले गांठदार वृक्ष मिलते हैं। जैतून, ओक, चीड़, फर, अंगूर, अंजीर, बर्च, पाइन इत्यादि भी यहाँ पे मिलता है। अब कुछ घास के मैदान यानी कि मीडोज़ की बात करते हैं, तो इसका जो विस्तार है 10 to 40 डिग्री आपके इस पे लैटीट्यूड पे होता है ये। तो बिटवीन 10 to 40 डिग्री लैटीट्यूड्स। अफ्रीका में इसको सवाना कहते हैं, ओरिनको में लेनाउस कहते हैं, ब्राज़ील में आपका पेम्पेगास कहते हैं, ठीक है, अर्जेंटीना में पम्पास कहते हैं, कनाडा और यूएस में प्रेरी कहते हैं, याद रखना, यूएसए और कनाडा में प्रेरी कहते हैं, और स्टेपी एशिया में कहते हैं, यूरेशिया में स्टेप्स कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। इसमें ओरिनिको वाला याद रखना, ठीक है, ये होता है लेलनॉस, ठीक है, और ब्राज़ील वाला आपका होता है पेम्पास। अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों पास है तो दोनों का होगा पेम्पास, और प्रेरी होता है यूएस का, याद रखना, तो यूएस और कनाडा का प्रेरी हो गया। एशिया का, अच्छा, डाउन्स कहाँ का होता है, डाउन्स होता है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। उसके बाद से आते हैं, अगर क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 10 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और रेनफॉल की बात करते हैं तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, ठीक है। वेजिटेशन इसका कैसे होता है, तो भाई ग्रास लैंड्स एंड एस्पोरेडिक ट्रीज लाइक, यानी कि पंपास, डाउन्स, प्रेयरी आदि घास भूमियों और छिटपुट वृक्ष होते हैं, यानी कि ग्रास लैंड्स होता है, और ये ग्रास लैंड्स काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग काफ़ी यहाँ पे फेमस है। और एस्पोरेडिक ट्रीज़ में तो कहीं कहीं छिटपुट ट्रीज़ मिल जाते हैं, लाइक और पेम्पॉस, डाउन्स और प्रेरीज में। जीव यहाँ पे क्या मिलते हैं, तो लायन मिल जाता है सवाना में, वुल्फ और एंटरलिप, ठीक। तो ये आपके क्रिएचर्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे सवाना में ना क्या मिलता है, लायन मिलेगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। और कनाडा में वुल्फ वगैरह देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं डेजर्ट बायोम की। तो डेजर्ट बायोम के बारे में बात करते हैं तो ये नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है ये, और ये ड्राई, सेमी एरिड एंड अनइनहेबिटेड लैंड होता है, यानी कि शुष्क, अर्धशुष्क, निर्जन भूमि। ओके, ड्राई, सेमी ड्राई, अनइनहेबिटेड लैंड। तो ये आपका मिलता क्या है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो उत्तरी चिली यानी कि एटाकामा डेजर्ट कहाँ है भाई, तो ये आपका नॉर्दर्न चिली में है, चिले में है, ठीक है। अफ्रीका में सहारा, पता ही है, वर्ल्ड का सबसे, और भारत का थार, और अरब का आपका अरेबियन और शेरियन डेजर्ट आपका मिल जाता है। इसकी अगर क्लाइमेट की बात करते हैं, अच्छा, तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही डेजर्ट्स हैं, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, लेकिन जो जस्ट फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, बस कुछ ही एग्जांपल्स के लिए गए हैं। जलवायु की यानी कि क्लाइमेट की बात करें तो रेनफॉल यहाँ पे लेस देन 10 सेंटीमीटर होता है, और लोअर यहाँ पे काफ़ी लो रेनफॉल होता है। और यहाँ पे वेजिटेशन क्या होगा, तो जेरोफाइट मतलब वैसे जेरोफाइट जो कम वाटर में वो अपना जिनका वेजिटेशन हो जाता है उसको कहते हैं जेरोफाइट। उसके उसमें एकाकिया, गम, अरेबिक, हाउथर्न्स, ये सब होते हैं, ठीक है। तो बबूल, खजूर और नागफनी, ठीक है। ऐसे आप अगर बात करें तो बबूल होता है, खजूर होता है, नागफनी होता है। अब बात करते हैं कि कुछ भौगोलिक सिद्धांत और तथा प्रतिपादक पृथ्वी की उत्पत्ति, सम ज्योग्राफिकल थ्योरीज एंड एक्सपोनेंट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ऑफेन जो है 1942 में ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है,
इन रिलेशन टू द अर्थ, ठीक है, ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देते हैं इन रिलेशन टू द अर्थ के, ठीक है। वॉन वेस्कार हैं, ये देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैसियस एंड डस्ट पार्टिकल्स, गैसीय एवं धूल कणों की संघनन का सिद्धांत, ये देते हैं वॉन विसेकर। उसके बाद से होयल और लिटिलेशन, ये होते हैं आपके नोवेलिटी थ्योरी देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके ऑटो सिमिडिट, ये देते हैं गैस एंड डस्ट माइट्स, ये कई बार आया एग्जाम में तो इसको याद रखना। ऑटो सिमिडिट ने क्या दिया था, तो गैस एंड डस्ट माइट्स का अपना थ्योरी दिया था, ओरिजिन ऑफ अर्थ का, मतलब कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई थी, तो गैस और डस्ट से हो गई थी। उसके बाद बेनर्जी आते हैं, बेनर्जी जो है ये बताते हैं कि फॉर्म अ स्टार कॉल्ड सीफेड, तो ये सीफेड नामक तारे से हुआ है। रॉन्गसन कहते हैं कि फ्यूजन थ्योरी अपनी देते हैं, और क्वेसर हैं ये अपना थ्योरी ऑफ ब्लास्ट देते हैं। तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं, है ना, जो कि ओरिजिन ऑफ अर्थ को बताती हैं। तो ये अगर आ जाता है तो उसको याद करना पड़ेगा, है ना। और ये पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा है, इसका कोई उपाय और नहीं है, कई बार याद करना। इनफैक्ट आप 2-3 बार अगर सुन लो, एक बार सुन लो 1.25 के स्पीड पे, तो यू कैन ईजिली कवर, ठीक है। उसके बाद आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो अब देखो इसमें एक तारा सिद्धांत यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, तो उसको जो कैंटे होते हैं 1755 में देते हैं, ठीक है। और ये इसको प्राइमोडियल मैटर्स के नाम से ये बताते हैं। उसके बाद से लैपलस है 1976 में, ठीक है। लॉपलेस ये फ्रॉम निहारिका बताते हैं, ठीक है, कि मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति निहारिका से हुई है। रॉस की परिकल्पना यानी कि रॉस हाइपोथेसिस होता है। उसके बाद से लॉकियर्स हाइपोथेसिस भी होता है। उसके बाद आता है डुअलिस्टिक थ्योरी, ठीक है, ये मोनिस्टिक थ्योरी था, एक तारा सिद्धांत। अब है द्वैतारक सिद्धांत परिकल्पना। तो बेफन जो होते हैं 1945 में, ये बताते हैं बुफेन आपका इससे कॉमेट से पूछल तारे से बताते हैं ये आपका, ठीक है ना। और उसके बाद आते हैं चैम्बरलिन 1905 में, ये बताते हैं कि प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है। तो ये प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस ये आपके चैम्बरलिन देते हैं। उसके बाद से आप बात करते हैं जेम्स जीन्स, फिर जेफरी, ये टाइडल हाइपोथेसिस देते हैं अपनी। उसके बाद से रसल एंड आपके ये क्या नाम है इनका, लिटिलसन, ये आपकी 2 स्टार की थ्योरी को देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कुछ आपका पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो कांटे वगैरह याद रखना, ये सब वन मोनिस्टिक थ्योरी देते हैं अपने। अब आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द डुअलिस्टिक थ्योरी, तो यहाँ पे हमें यही सब देख के करना पड़ेगा, तो ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है रिवर्स फॉलोइंग वेस्टवर्ड एंड रिलेटेड फैक्ट्स इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। कुछ ऐसी रिवर जो प्रायद्वीप पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और संबंधित तथ्य, मतलब जो भी रिवर आपके वेस्टवर्ड, इंडिया के जो पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ वेस्टवर्ड में जो आपकी बहती है, उनकी हम बारे में बात करते हैं। तो ये इस पहला जो रिवर का नाम होता है वो होता है आपका शत्रुंजी, ठीक है। तो ये आपके शत्रुंजी जो रिवर है ये आपका अमरावती डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ठीक है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट से ये आपका निकलता है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आंध्रा में या तेलंगाना में, प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। उसके बाद से भद्रा रिवर है, ठीक है, और ये आपका राजकोट से निकलता है। ये भद्रा रिवर आपकी राजकोट से, ठीक है। तो ये याद रखना, भद्रा रिवर फ्रॉम द राजकोट। उसके बाद आता है ढाढर, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद से बैतरानी, ये थोड़ी फेमस रिवर है। तो बैतरानी ये होता है आपका तिरंबका हिल से निकलता है, नासिक से। कालिंदी आपकी बेलगांव, यानी कि बेलगाम से, बेलगांव कहाँ है, तो बेलगांव कर्नाटका का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, मतलब बॉर्डरिंग ये गोवा वाला है। फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इन द गल्फ ऑफ कारवार, और ये गल्फ ऑफ कारवार में जाके गिर जाती है। शरावती रिवर के बारे में बात करते हैं, तो ये ओरिजिनेटिंग शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ये भी निकलती है, ठीक है। तो शरावती और ये क्या नाम है इसका, कलांदी और बैतरानी, ये काफ़ी फेमस है। ढाढर यानी कि पंचमहल से निकलता है, और भद्रा आपकी राजकोट से निकलती है, और अमरावती ये शत्रुंजी जो है ये अमरावती से निकलती है। तो ये इसमें कालिंदी, बैतरानी और शरावती ये कुछ फेमस हैं। उसके बाद से जो एक और है कि जो भरत पूजा है, इसको पुनानी भी कहते हैं, केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि भरत पूजा जो है लार्जेस्ट रिवर इन द केरला है, और ये आपकी अन्नामलाई हिल से निकलती है, ठीक है। तो अन्नामलाई से भरत पूजा रिवर जो निकलती है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। पेरियार इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन केरला, और उसके बाद पेरियार आता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि पेरियार का ज़्यादा नाम आता है, तो पेरियार इज़ द
सबसे ज़्यादा लंबी है, नहीं भरतपुजा है ये आपकी है। अब उसके बाद आता है कि मेजर हैबिटेट्स ऑफ ट्राइबल ह्यूमंस। तो कुछ कबीलाई मानव के प्रमुख आवास जो कबीले में रहते हैं, जो कि अभी भी ट्राइबल सोसाइटी में रहते हैं, अभी भी ट्राइबल सोसाइटी को ये लोग पसंद करते हैं। इनको नहीं पसंद है ये फ्लैट में रहना और है ना चार दीवारी में बंद रहना। ये अभी भी अपना कबीले वाला जीवन जीते हैं, मस्त अपना खाते पीते हैं। तो अगर आउल की बात करें, आउल की, तो ये यूरोप की, ये आपकी है, ये यूरोप में आपके मिलते हैं और ये आपके कैस्कस माउंटेन्स में मिलते हैं। तो ये याद रखना, ये यूरोप के कैस्कस माउंटेन्स में मिलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब सब तो इम्पॉर्टेंट थे लेकिन इससे ज़रूर आता है मेजर हैबिटेट्स और ट्राइबल ह्यूमंस का। तो ये जो ऑल है ये आपके कैस्कस माउंटेन्स में रहने वाले जो टेंट लाइक टाइप ये ह्यूमन मतलब क्या करते हैं, टेंट लाइक हैबिटेट बनाते हैं अपना। और ये उनको ये जो कैस्कस माउंटेन्स है और डेजर्ट रीजन्स ऑफ यूरोप में रहते हैं। कैस्कस माउंटेन्स प्लीज़ एक बार आप, जैसे ये अजरबैजान वाला एरिया है, अर्मेनिया वाला एरिया है ना, वहाँ पे ये कैकस माउंटेन है। तो प्लीज़ गाइज इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कैकस माउंटेन्स के पास और कैकस माउंटेन के पास ही कैस्पियन सी भी है, तो उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। कैकस माउंटेन्स को अपने एटलस में प्लीज़ लोकेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है इग्लू। तो इग्लू जो है ये टुंड्रा बायोम है, ठीक है। टुंड्रा बायोम में ये लोग रहते हैं। इसमें सेमी सर्कुलर हैबिटेट एक बनाते हैं अपना आइस का। यहाँ पे स्कीमोज रहते हैं, ठीक है। तो टुंड्रा में कौन रहते हैं, तो यहाँ पे आपके स्कीमोज रहते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका इजबा। तो इजबा ये क्या है, ये ह्यूमन ड्वेलिंग मेड ऑफ ट्रायंगुलर कलर्ड वॉल्स इन रूरल एरियाज ऑफ नॉर्दर्न रसिया। ये क्या करते हैं, उत्तरी रूस में यानी कि नॉर्दर्न रसिया में जो वहाँ का रूरल एरिया है, तो ये तिकोनी रंग की दीवार को बना के रहते हैं, ठीक है। तो इजबा याद रखिएगा, ये त्रिकोणा मतलब बिल्कुल ट्राइंगल शेप का बना के ये लोग रहते हैं। उसके बाद आता है करोल। तो हैबिटेट मेड बाई ग्रास बाई, अब ये हैबिटेट जो है इनका मेड बाई ग्रास होता है। और ये जो बांतू, मसाई, काफिर, नेताल और जुल्लू स्पीसीज़, ये जो अफ्रीका में ये जो मतलब कि यहाँ के लोग रहते हैं आपके, ठीक है। ये जो ट्राइब्स हैं, या बांतू हो गया, मसाई हो गया, काफिर हो गया, तो ये करोल में रहते हैं, है ना। जैसे होता है ना करोल बाग, तो याद रखना करोल बाग में अफ्रीका रहते हैं, ठीक है। अफ्रीकन जो है करोल बाग में रहते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद से आता है तीपी। तो तीपी क्या है भाई, तो रॉकी जो माउंटेन्स है, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन्स में ये क्या करते हैं, तंबूल शेप हाउस बनाते हैं, ठीक है। तो ये तंबुल टाइप हाउस बनाते हैं और ये रेड इंडियंस आपके बनाते हैं, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स के रहते हैं, विच इज़ मेड फ्रॉम द लेदर ऑफ बाइसन। जो बाइसन होता है ना, बाइसन का आपने नाम सुना होगा। बाइसन थोड़ा बहुत बड़ा भैंसा होता है, ताकतवर और तगड़ा सा होता है बाइसन, ठीक है। इंडियन बाइसन भी होते हैं, मतलब सांडों से भी मतलब हैवी है ना। तो ये रॉकी माउंटेन्स के सब में ये लोग तीपी नाम के तीपी टाइप का स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। तो ये एक था, तो याद रखना तीपी, रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। और ये बाइसन्स का ये लेदर से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल क्या होता है, तो ऑल टेंट लाइक हैबिटेट होता है। ये कैकस माउंटेन, इग्लू तो टुंड्रा में एस्किमो स्पेसीज रहते हैं वहाँ पे। इजबा ये आपका नॉर्दर्न एशिया में, यहाँ पे लोग घर को अपने मतलब दीवार को कलरफुल करके बना के रहते हैं। और ये करोल ये आपके अफ्रीका वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद से तीपी आता है। तीपी मैंने बताया आपको रॉकी माउंटेन से जो तंबूल शेप टाइप का एक हाउस बिल्ड बनाते हैं, ठीक है। मतलब तंबू की तरह, तंबू कैसा होता है, आपने तंबू देखा है ना, तंबू के आकार का घर। अब आता है यूर्त। तो यूर्त है ये आपके, ये इसमें खिरगिज, कलमाख, कजाक, ठीक है। ये जो है ये हाइड्स मेड बाई कास्ट। ये क्या करते हैं कि ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों में खिरगिज और कालामुख कजाक जातियां द्वारा खाल से बनाया आवास होता है। ये मतलब ये खाल का बनाते हैं, किसी जानवर के खाल का बनाते हैं। तो ये याद रखिए, ये सेंट्रल एशिया में ये आपका यूर्त दिखता है। तो पूछे कि यूर्त हैबिटेशन कहाँ है, तो ये आपका है सेंट्रल एशिया में। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो गाइज प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ये क्वेश्चन ये इसमें से एक तो आएगा ही, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आता है। और खासकर स्पेशली स्टेट पीएससी में, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो तो कुछ भी पूछ देते हैं, है ना। कभी कभी वो स्टेट मोड पे भी चले जाते हैं, घोर फैक्चुअल, ठीक है। तो यूर्त या हो गया आपका, ये आपका मैंने बताया था आपका सेंट्रल एशिया में, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आते हैं ये प्रमुख नदी और जल विवाद, मेजर रिवर एंड वाटर डिस्प्यूट किस किस राज्य के बीच में है। तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो हमें देखने को मिलता है कावेरी नदी जल विवाद, यानी कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ये किस किस स्टेट्स के बीच में है, तो एक्चुअली ये 4 स्टेट्स के बीच में है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका,
केरला और पुडुचेरी। तो ये याद रखना, सदर्न के जो हैं इसके 4 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी। तो KKPT ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। KKPT मतलब कौन कौन पीटेगा, ठीक है। उसके बाद से आता है कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। अभी ये 2-4 दिन पहले ही न्यूज़ में था ये यहाँ पे। तो ये है आपका महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स के बीच में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, इसके बीच में ये डिस्प्यूट है। अब एक मेजर, अब तेलंगाना भी इसमें मतलब एंट्री मार लिया है, ठीक है। तो अब 4 स्टेट्स अब हो चुके हैं। तुंगभद्रा रिवर वाटर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो तुंगभद्रा एक ये कृष्णा की बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना। और इसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये 2 स्टेट इसमें आ जाते हैं। और ये जो है आपका तेलंगाना भी इसमें है तुंगभद्रा में। अभी एक इशू भी चल रहा है तेलंगाना और आंध्रा के बीच में, कि वो बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश कह रहा है कि तेलंगाना में तुंगभद्रा रिवर पे ये लोग डैम की बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डैम बताओगे तो वाटर आप पूरा खींच लोगे तो हमारे स्टेट्स को नहीं मिलेगा। तो अभी डिस्प्यूट्स रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में है, 2-3 दिन पहले की बात है ये। तो अब आता है कि उसके बाद से आता है कि अलियार और गिवानी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो ये केरला और तमिलनाडु में है। देखो मेजर जो है आपका कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा, अलियार। उसके बाद से गोदावरी का भी बड़ा डिस्प्यूट चलता है। ये आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें 5 स्टेट्स हैं। 5 स्टेट्स के लोग इसके लिए लड़ाई करते हैं, जल विवाद है। और वाटर ज़रूरी है ना, वाटर आपके ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी यमुना में पानी ख़त्म हो गया था तो दिल्ली में हुआ यूँ कि लोग दिल्ली सरकार के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पे ऊपर वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। तो अजीब बात यह है कि आप वाटर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपके ऊपर वाटर से ही आपको मार के भगाया जा रहा है, ठीक है। अब नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स, ये 4 स्टेट्स के बीच में है। इसमें आता है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये हो गए। उसके बाद से आता है माही रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो माही रिवर आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो माही रिवर देख लेना, लोकेट कर लेना उस मैप को आप। सतलज, यमुना, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। अब इंदिरा गांधी कैनाल किस रिवर से आता है? तो भाई सतलज रिवर का ही तो पानी है जो इंदिरा गांधी कैनाल में ले जाते हैं। अब बताइए कौन सा रिजर्वायर है वाटर सतलज पे, है ना, बताइएगा उसको। उसके बाद आता है बराक रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो ये असम और मणिपुर में है बराक रिवर का डिस्प्यूट। उसके बाद से यमुना रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल, इसमें 7 स्टेट्स हैं। मतलब सबसे बड़ा विवाद है ये यमुना का। और कोई सफाई नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर खेल देते हैं, है ना, कि तुम जिम्मेवार हो तो तुम जिम्मेवार। दिल्ली कहता है कि हरियाणा जिम्मेवार है, हरियाणा कहता है हम थोड़े हैं, तो हिमाचल और उसकी साइड से पंजाब वाले जिम्मेवार हैं, है ना। ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। तो यमुना रिवर वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन द यूपी, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। ओके, अच्छा यमुना की कौन कौन से ट्राइब्यूटरीज हैं मेजर, इसको बताइए। उसके बाद से कर्मनाशा, जहाँ पर आप घुसे तो आपका कर्म नाश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इस रिवर में बताते हैं कि जो नहाएगा ना वो उसके पाप धुलते नहीं हैं, वो मतलब वो विनाश हो जाता है, ऐसा मानते हैं लोग का अपना परसेप्शन है। तो कर्मनाशा वाटर डिस्प्यूट है, ये यूपी और बिहार में है, ये 2 स्टेट्स के बीच में है। उसके बाद से आता है वंशधारा जल विवाद, यानी कि लिनियज वाटर डिस्प्यूट। तो ये आपका आंध्रा और उड़ीसा में है। उसके बाद आता है आपका भदोई भाई रिवर है, भदोई आप उत्तर प्रदेश मत गेस कर लीजिएगा। भदोई वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन द गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में ये आपका हो गया भदोई वाटर डिस्प्यूट्स। अब ये रिवर की कुछ है ट्राइब्यूटरी, जैसे यमुना, गंगा, ये देख लो आप, है ना। अब यमुना की कौन की ट्राइब्यूटरीज हैं? बानस का ट्राइब्यूटरी, अब चंबल की ट्राइब्यूटरी बानस है, ये याद रखना, ठीक है। तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है। ये आपका आपकी जो इसकी यमुना की जो मेजर ट्राइब्यूटरीज होगी, एक बार आप मैप में देख लीजिएगा। अब आते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करते हैं कि वेरियस नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा नाम है ना। ब्रह्मपुत्र जो है उसके बहुत सारे नाम है इसके। तो ब्रह्मपुत्र को वायलेट कलर से दिखाया गया है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है आपकी, ठीक है। ये यहाँ से ये यूँ आई ऐसे नमचा बरवा से घूमी, ठीक है, और गॉर्ज फॉर्म करके ये इंडिया में एंट्री मारती है। और लोहित इसकी सबसे आपके क्या कहेंगे ईस्टर्न मोस्ट, मतलब सबसे इसकी लेफ्ट मोस्ट ट्राइब्यूटरी है लोहित इसकी, जो एंट्री करने में पहले ही इसकी ट्राइब्यूटरी मिलती है। तो बात करते हैं वेरियस नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा की। तो इसमें आपका तशांगपो जो है,
सॉरी। तो इसमें जो त्सांगपो जो है इसका नाम है तिब्बत में, दिहांग कहते हैं इसको अरुणाचल में, त्सांगपो कहते हैं तिब्बत में और दिहांग कहते हैं इसको अरुणाचल में। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ये सादिया और धुबरी के बीच में, जैसे ये सादिया और धुबरी के बीच में जब ब्रह्मपुत्र आ जाती है तो इसको कहते हैं कि इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यानी कि तिब्बत, यानी कि जो तिब्बत में इसका त्सांगपो नाम रहता है, फिर इंडिया में जब एंट्री करती है तो दिहांग होता है अरुणाचल में, फिर दिहांग अरुणाचल से जब असम में एंट्री करती है तो यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब ये नॉर्थ बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। पद्मा इसका नाम होता है सेंट्रल बांग्लादेश में, ठीक है, पद्मा इसका सेंट्रल बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है आफ्टर मीटिंग द गैंगीज। जैसे ये गंगा से मिलती है तो इसका नाम हो जाता है आपका पद्मा। तो याद रखना गंगा, ठीक है, ये आपका गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इज इक्वल टू आपका पद्मा, ठीक है। तो ये याद रखना गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इज इक्वल टू पद्मा एंड जमुना इज़ इन द नॉर्थ बांग्लादेश, ठीक है, ओके। अब आता है मेघना। मेघना इसका सदर्न बांग्लादेश में इसका नाम होता है। मेघना भी इसका नाम है आपका कहाँ पे, तो सदर्न बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश इतना तिबका सा कंट्री है ना, और पता नहीं क्या क्या नाम रखा है इसने, ठीक है। अब कुछ आइलैंड और चैनल्स हैं जिनका जैसे दो आइलैंड के बीच में कौन कौन सा चैनल होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से लैटिट्यूडनल लाइन क्रॉस की है तो 11 डिग्री चैनल कहते हैं कि आमिनी आइलैंड इन द नॉर्थ एंड कैनोर आइलैंड इन द साउथ। तो ये याद रखना, ये जो आमिनी आइलैंड इन द नॉर्थ और कैनोर आइलैंड इन द साउथ 11 डिग्री चैनल इसको कहते हैं जो डिवाइड करता है इसको, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आता है 10 डिग्री चैनल, बहुत फेमस है भाई। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल आता है, तो दैट इज़ द 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ये याद रखना, कनेक्ट्स मिनक्वाय टू लक्षद्वीप करता है। ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किससे है, तो लक्षद्वीप और मिनक्वाय से है ये, ठीक है जी। और 8 डिग्री चैनल है आपका मिनक्वाय और मालदीव से है। अब ठीक है, तो ये भी बात रखना। अब हम ऐसे नीचे आते हैं ना लैटिट्यूड में इंडिया के ऐसे, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आता है डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज ये बिटवीन लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में है। तो ये डंकन पैसेज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये किसके बीच में, तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान। ये डंकन, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। 8 डिग्री चैनल मिनक्वाय एंड मालदीव। 9 डिग्री चैनल मिनक्वाय एंड लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब आता है कोको स्टेट। तो कोको स्टेट ये कहाँ है भाई, तो बिटवीन कोको आइलैंड एंड नॉर्दर्न अंडमान। तो कोको ये आपका ये हो गया बिटवीन द कोको आइलैंड एंड नॉर्दर्न अंडमान, ये हो गया आपका कोको स्टेट। अब आता है पाक स्टेट। तो पाक स्टेट किसके बीच में है, तो ये है आपका इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन सा हो गया, ये हो गया पाक स्टेट। कोको स्टेट किसके बीच होगा, बिटवीन कोको आइलैंड्स एंड नॉर्थ अंडमान। डंकन पैसेज बिटवीन लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। 8 डिग्री चैनल, याद कर लीजिएगा इसको 2-3 बार करके। ओके, अब बात करते हैं गंगा के जो ये प्रयाग मिलते हैं, जब गंगा जब मतलब ओरिजिनेट होती है और जब कौन कौन रिवर से मिलती है तो इसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला आता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग कैसे इसका नाम पड़ा, तो ये भी धौली गंगा और विष्णु गंगा। अब विष्णु एक तरफ है ना और एक तरफ दूसरी तरफ धौली है, तो इसलिए इसका नाम हो गया विष्णु गंगा, यानी कि धौली प्लस विष्णु इज इक्वल टू विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग कब होता है, जब पिंडार और अलकनंदा रिवर आके मिलती है, तो इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट बना लीजिएगा। रुद्र प्रयाग है आपका मांदिकनी और अलकनंदा के बीच में, और देव प्रयाग आता है भागीरथी और अलकनंदा के बीच में। तो अब क्या है कि देव प्रयाग सबको पता है, तो देव इसको ऐसे याद रख लेना कि देव है तो यहाँ पे गंगा जी आई हैं, तभी तो देवता है, यानी कि भागीरथी और जब अलकनंदा मिलती है तभी तो गंगा बनती है, गंगा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अभी देव जी नहीं आए, तो देव से पहले रुद्र आए, पहले विष्णु आए, विष्णु के बाद कर्ण आए। तो विष्णु हैं धौली गंगा और के साथ है, ठीक है। और जो कर्ण थे वो पिंडार और, ठीक है, और अलकनंदा से है, इसको ठीक है ऐसे ही करके। और फिर रुद्र ये आता है आपका मांदिकनी और अलकनंदा का, ठीक है। ये चीज़ हो गया। प्रयागराज आपका ये तो पता ही है, गंगा और यमुना के संगम को कहते हैं प्रयागराज। सरस्वती भी का ऐसा अवशेष माना जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट टर्म आता है ऑरोरा। ऑरोरा काफ़ी फेमस होता है। ये इसमें देखो होता क्या है कि इसको दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जब चार्ज पार्टिकल्स है ना, अब जब ये सोलार विंड से जब ये सोलर विंड से ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे जो चार्ज पार्टिकल्स आ गए, और ये जब सोलार विंड से जब इंटरेक्ट करते हैं विद द एटम्स ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, तो ऑरा इज़ मेनली विजिबल इन बोथ द हेमिस्फीयर इन हाई लैटिट्यूडिनल रीजन। तो इसमें क्या होना है, स्काई का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, बड़ा वो ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि थोड़ा सा वायलेट वायलेट सा लगता है, बैगनी कलर का, थोड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर लगता है, ठीक है। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ कॉल्ड द ऑरा बोरलिस कहते हैं इसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, और ऑरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ऑस्ट्रेलिस यानी कि ऑस्ट्रेलिया लास्ट में है, तो इससे याद रख लीजिएगा। बस ये याद रखिएगा फॉर्मेशन कैसे आता है, तो इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स जनरली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड ऑफ द सोलार विंड्स, ठीक है, इनसे जब इंट्रैक्शन होता है इनका, तब दे फॉर्म, तो ऑरोरा फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रोजेट जीमिन इमेजिंग एक्सप्लोरर। तो इलेक्ट्रोजेट जीमिन इमेजिंग एक्सप्लोरर क्या है ये, इसको ईजी मिशन भी कहते हैं। तो ईजी मिशन विल स्टडी द ऑरल इलेक्ट्रोजेट दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर कनेक्टिंग द ऑरा टू अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ नासास हेलो फिजिक्स मिशन। तो ये जो एजी मिशन होता है, ये अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो ऑरोरा होता है, ये और जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स जो उसके साथ जो मतलब जो भी मैग्नेटिक स्फीयर से जो इसका कनेक्शन होता है जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्फीयर में, तो इसकी स्टडी को कहते हैं ईजी मिशन, ठीक है। तो ये ऑरल इलेक्ट्रोजेट की स्टडी करता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर कनेक्टिंग द ऑरा टू अर्थ मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है। और ये नासा का एक प्रोजेक्ट है, हेलियो फिजिक्स मिशन। नेक्स्ट आता है मैग्नेटोस्फेयर। तो भाई अब मैग्नेटोस्फेयर क्या होता है, अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द अर्थ वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट्स ओवर द वेरियस फोर्सेज ऑफ आउटर स्पेस। जहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो डोमिनेशन करता है। तो इट इज़ फाउंड व्हेन द सोलार विंड इंटरेक्ट्स विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैग्नेटोस्फेयर मतलब कि अर्थ का, जैसे अर्थ हुआ तो इसका मैग्नेट वाला फील्ड, इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटोस्फेयर कहेंगे। और ये फॉर्म कब होता है, तो जब इसका सोलार विंड से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपनी चीज। अब आता है नेक्स्ट अपना, जिसका नाम है न्यूट्रॉन स्टार्स, यानी कि पल्सर एंड मैग्नेटर्स। तो ये टर्म भी काफ़ी बार बार न्यूज़ में आते हैं, तो मे बी ये पूछ सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार क्या है, पल्सर क्या होता है ये, ठीक है, फिर से मैग्नेटार्स क्या होता है। तो अब होता क्या है कि व्हेन द एंड ऑफ इट्स लाइफ अ मैसिव स्टार, व्हेन एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ कोई अगर स्टार है और उसका जीवन खत्म हो रहा है, ए मैसिव स्टार, तो एक्सप्लोड्स होता है एज अ सुपरनोवा, ठीक है। तो वो खत्म होने टाइम सुपरनोवा बनता है। इट्स कोर कैन कोलैप्स टू एंड अप एज अ टाइनी एंड सुपर डेंस ऑब्जेक्ट विथ नॉट मच मोर देन आवर सन्स मास, ठीक है। दिस स्मॉल इनक्रेडिबली डेंस कोर ऑफ एक्सप्लोडेड स्टार्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स। अब देखो होता क्या है कि न्यूट्रॉन तारा तब बनता है जब एक विशालकाय तारे का ईंधन समाप्त होने के कारण वह सिकुड़ने लगता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा तब बनता है जब एक विशालकाय तारे का ईंधन समाप्त होने के कारण वह सिकुड़ने लगता है। तारे का केंद्र बहुत तेज़ी से संकुचित हो जाता है ना, बहुत तेज़ी से वो क्या होगा, सुपर डेंस, मतलब बहुत ही मतलब एक्सप्लोड हो जाएगा वो, ठीक है। और वहाँ से एक्सप्लोजन जब होता है तो अब होगा क्या कि तारा का केंद्र जो है वो मतलब कि डेंस आकर्ष हो जाता है, एक्सप्लोडेड स्टार्ट हो जाता है, और उसी को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, ठीक है। तो तारे का केंद्र बहुत तेज़ी से संकुचित होता है, नतीजा यह होता है कि वह मौजूदा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन इस प्रचंड दबाव के कारण न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखना कि इसका सुपरनोवा के कारण फॉर्मेशन होता है। जब एक विशालकाय तारा, ठीक है, एक मैसिव स्टार जब एक्सप्लोड होता है एज अ सुपरनोवा, तो उसका कोर कोलैप्स होने लगता है और टाइनी एंड सुपर डेंस ऑब्जेक्ट इसमें बनने लगते हैं, और जो उसमें जो कि मोर देन अर्थ के सन के मास से होता है, और इसी कारण न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाता है, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी रैपिडली एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देयर आर कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स ड्यू टू द ट्रिमेंडस प्रेशर। अब इफ़ द सेंटर ऑफ द कोलैप्सिंग स्टार, अगर मान लिया किसी स्टार का कोलैप्सिंग स्टार का सेंटर है इज बिटवीन 1 and 3 सोलर मासेस, द न्यूली फॉर्म न्यूट्रॉन्स होल्ड्स the process of shrinking and what remains become a
विजिबल स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। तो होता क्या है कि यदि संकुचित होते तारे का केंद्र 1 से 3 के सौर द्रव्यमान के बीच का होता है तो नए बने न्यूट्रॉन इस सिकुड़ने की प्रक्रिया को रोक देता है। ठीक है, जैसे मान लो 1 और 3 सोलर मास हो गया, तो जब ये रोक देगा तब ये न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर, ये न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म हो जाता है। इफ़ द सोलर मास इज अबव द रेंज ऑफ 1 to 3, ठीक है, उससे भी अगर हाई हो गया तो द चांस ऑफ द कोलैप्सिंग स्टार बिकमिंग अ ब्लैक होल, तो यहीं पे वो ब्लैक होल, ठीक है, बिकमिंग अ ब्लैक होल आर हाई हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक होल बन जाएगा। अब मैग्नेटार स्टार्स क्या होता है, ये लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन स्टार होता है और इनकी मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द न्यूट्रॉन स्टार होता है, यानी सबसे बड़ा होता है ये मैग्नेटार स्टार्स। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन ऑर्डिनरी न्यूट्रॉन स्टार इज ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अर्थ। भाई एक ऑर्डिनरी स्टार जो न्यूट्रॉन होता है उसका ट्रिलियंस ऑफ टाइम से भी स्ट्रॉन्गर होता है आपके अर्थ से। अब पल्सर्स क्या होता है, ये रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं दैट एमिट द रेडियो वेव्स, जो कि रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं। ठीक है जी, पल्सर पोजेज हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और इनसे हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी निकलती है। ठीक है, ये याद रखना, और ये रेडियो वेव्स भी एमिट करते हैं। दे आर यूज टू स्टडी द एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ मैटर, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड द मेजर्स ऑफ कॉस्मिक डिस्टेंस। द पल्सर स्टार वाज डिस्कवर्ड बाई बर्नल बेल, तो इनका नाम याद रखना, बर्नल बेल जो थे इन्होंने आपका पल्सर स्टार का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, तो जब होता क्या है कि व्हेन एक कोई मैसिव स्टार है, जब उसकी वो जब ख़त्म होने के कगार पे होता है तो वो एक्सप्लोड हो जाता है जैसे सुपरनोवा, और सुपरनोवा जब ये कोलैप्स होता है तो इसमें टाइनी और सुपर डेंस ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो कि सन के मास से भी ज़्यादा होते हैं, और ये डेंस कोर जब इनका एक्सप्लोड हो जाता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, और सेंटर ऑफ द स्टार जो है वो काफ़ी कॉन्टैक्ट वेरी रैपिडली करता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उसमें, और उसमें ट्रीमेंडस प्रेशर की वजह से, है ना, वो आपके न्यूट्रॉन की तरह कगार बनने लगता है। और अगर सेंटर कोलैप्स हो गया 1 से 3 सोलर मास के बीच में तो वो तब न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अगर 1 से 3 से ज़्यादा होगा, अगर सोलर मास इज़ अबव, ठीक है, तो वो फिर आपका ब्लैक होल बन जाएगा। अब मैग्नेटार स्टार्स क्या होता है, तो अगर ये लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन स्टार होता है, मतलब ये भी आपका लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन स्टार होता है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है देन द न्यूट्रॉन स्टार से। ठीक है जी। अब पल्सर क्या होता है, ये रैपिड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से ये आपका घूमते हैं, रोटेट करते हैं, इसलिए इनका नाम, और ये रेडियो वेव्स को भी एमिट करते हैं, और ये हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, और दे आर यूज टू स्टडी द एक्सट्रीम स्टेट ऑफ मैटर, ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए इसका हम स्टडी करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जिसमें मंडल्स ऑफ ऋग वेदा के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड इसके बारे में हमने बता दिया था, ठीक है, 7th मंडला वशिष्ठ का, फिर एक बार और बता देते हैं, आ गया। तो 6 मंडल आपका भारद्वाज, तीसरा कौन, वशिष्ठ, विश्वामित्र सॉरी, और छठा कौन से थे, वशिष्ठ थे, 7वां वशिष्ठ थे, छठा भारद्वाज थे। तो 7th मंडल वशिष्ठ, 6th मंडल भारद्वाज, और 3rd मंडल विश्वामित्र, 2nd मंडल घृतस्मदा, ठीक है, और 5वां मंडल अत्रि, और 8वां मंडल कनवा और अंगीरा। अगर अंगीरा आ गया तो 8 से अंगीरा कर लीजिएगा, और वशिष्ठ है तो 7 इसका ऐसे कर लीजिएगा, अपना 7 में वी आता है तो वशिष्ठ होगा, 6 मंडल भारद्वाज। ठीक है जी। अब 4 वेदास एंड देयर संहिता, ब्राह्मणास, अर्यंका, उपनिषद, वेदांग आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैदिक लिटरेचर, और इसी को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वैदिक लिटरेचर कहते हैं। 4 वेदा को, संहिता को, अब मतलब कि वेदा का पार्ट क्या क्या हो गया, तो इसमें आ गया ब्राह्मणा, संहिता ब्राह्मणा, ठीक है, उसके वजह से आपका जो ये आख्यांका होता है, ठीक है, अर्ण्यकास और उपनिषद और वेदांग, ये सब मिला के वैदिक लिटरेचर होते हैं। और वेद का मतलब होता है, द वर्ड वेद इज डिराइव फ्रॉम द रूट विद विच मीन्स टू नो और नॉलेज, ठीक है। और इसको कृष्ण, इनके संकलन करता थे कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, तो इन्होंने कृष्ण द्वैपायन ने ये क्या किया था, कृष्ण द्वैपायन ने कंपाइल करा था वेदा को। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, कृष्ण द्वैपायन ने कंपाइल करा था वेदा को। और ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ वेदा ही वाज कॉल्ड एज व्यास, ठीक है, इसलिए इनको व्यास भी कहते थे। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं इस सेशन में।
अब ऋग्वेद क्या होता है? तो ऋग्वेद ये है, इट हैज़ 10 मंडल होता है और इसमें 102 सूक्तास होते हैं और इसमें 11 वाला खिल सूक्ता भी हैं, ठीक है, जिसमें प्रेयर्स है, ठीक है, इसमें मतलब कि क्या है, मंत्र वगैरह है, प्रेयर है, प्रार्थना कैसे की जाती है, ये सब है ऋग्वेद में। और द सेकेंड टू द 7th मंडला, ये सबसे ओल्डेस्ट है मंडल। 10 मंडल होता है ऋग्वेद में और जो आपका क्या कहते हैं, सेकेंड से लेके जो आपका 2nd to 7th मंडल रहता है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। 10th मंडला इज़ द मोस्ट रिसेंट। तो सबसे नया वाला कौन है? तो 10th मंडल है, ठीक है। तो ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड बाई अ प्रिस्ट कॉल होत्र, और जो इनके पृष्ठ होते हैं उसको होत्र या होता कहते हैं, ठीक है। अब यही सब पूछता है एग्जाम में, बेसिक अब नहीं पूछते हैं जो नॉर्मल पहले पूछ देते थे, अब थोड़ा सा ना एडवांस रेंज में करके पूछ रहे हैं। ये लोग भी बड़े चालाक हो गए हैं, मतलब कोई भी एग्जाम वाले। पहले ओल्ड क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से मान लीजिए 150 क्वेश्चन है तो उसमें 10 से 20 आता है, बाकी सब नया नया इसमें ये लोग प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो गायत्री मंत्र इज़ द 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद। तो गायत्री जो मंत्र है ये 3रे मंडल ऑफ ऋग्वेद से लिया गया है। इट्स स्टाइल इज पोएटिक। वुमेन लाइक लोमपुद्रा, घोषा, अपाला, ठीक है, विश्वासवास, सिक्ता, शर्ची, पोलमी, और उसके बाद से ये आपके कच्छावृत्ति आदि स्त्रियों ने भी इन मंत्रों की रचना की है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है आपका 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद में है, ठीक है। अब ऋग्वेद की 5 ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज आर इन द ऋग्वेदा। तो इसमें शकाल, वाशकाल, आश्वलायन, ठीक है, और उसके बाद से आपका संख्यान और मंडूकायन भी इसमें है, ठीक है। तो 5 ब्रांचेज हैं। तो 5 ब्रांचेज में कौन कौन सा होता है? सकाल, वशकाल, ठीक है, अश्वल्यान और सांख्यान और मंडूक कशान, ये आपके 5 ब्रांचेज में आते हैं। फिर से 9th मंडल इज़ डेडिकेटेड टू सोमा, और जो 9वां मंडल है वो सोम के लिए डेडिकेट गया है, ठीक है, जिनका 144 बार विवरण है वेद में, ठीक है। और 10th मंडल को और क्या कहते हैं? 10th मंडल को पुरुष सूक्त भी कहते हैं। तो याद रखिए 10th मंडल जो सबसे रिसेंट है उसको पुरुष सूक्त भी कहते हैं। उसके बाद से नाशिद्य सूक्ता, ये है आपका ये सामवद सूक्ता, विवाह सूक्ता, ये आपके 10th मंडल में है, ठीक है। तो नासदीय सूक्ता, संवाद सूक्ता, विवाह सूक्ता, ये आपके 10वें मंडल के पार्ट हैं। तो 10th मंडल थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। द सामवेद सूक्ता और ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड एज द टू बी सीड ऑफ द इंडियन ड्रामा। और जो इंडियन ड्रामा का जो मेन सीड है, ऐसा कहते हैं कि जो जहाँ से हमारा ये ड्रामा वगैरह स्टार्ट हुआ वो सामवद सूक्त से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसलिए सामवद सूक्त आपका इम्पॉर्टेंट है। तो सामवद सूक्त से आपका ऐसा कहते हैं कि ये आपका इंडियन ड्रामा का सीड है, मेन यहीं से शुरू होता है। फिर से सिमिलरिटीज़ कैन बी फाउंड इन द ऋग्वेदा एंड द ईरानियन टेक्स्ट जैन अवेस्ता। तो जैन अवेस्ता से भी इसका हमें थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ मिलता है, ठीक है। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में स्प्रेड करिएगा और इसको सुनिए 2-3 बार। मैं गारंटी लेता हूँ कि है ना आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा तरीके से होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।